फ्रेंड्स, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बीकॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 का यूनिट नंबर 5 जो जिसका नाम है साइक्लोएल्केन वो कवर करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे साइक्लोएल्केन का इंट्रोडक्शन, होते क्या है साइक्लोएल्केन, उसके बाद इसका नामकरण करेंगे, इनका नाम आईयूपीएसी के थ्रू कैसे दिया जाता है, उसके बाद इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनको तैयार कैसे करा जाएगा, बनाया कैसे जाएगा। 4 मेथड हमें पढ़ने हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। उसके बाद बेयर सिस्टम थ्योरी, बेयर बाबा की थ्योरी, जो उसमें कुछ गलतियां भी थी तो हमें उस गलतियों को भी पढ़ना है। उसके बाद बेयर सिस्टम थ्योरी से इनकी स्टेबिलिटी भी चेक करनी है कि कौन सा कंपाउंड हमारा कितना स्टेबल है। इसके बाद की जो 3 टॉपिक है फ्रेंड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, सबसे पहले नाम ही बता रहा है इसका, ये होते क्या है साइक्लोएल्केन्स। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, साइक्लो प्लस एल्केन्स। साइक्लो मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर और एल्केन्स मीन्स हाइड्रोकार्बन्स। हैविंग सिंगल बॉन्ड। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्डेड हो और उनका स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर हो। इनका दूसरा नाम जो होता है वो होता है साइक्लोपैराफिन्स। तो जैसा हमने पैराफिन्स के बारे में, एल्केन्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा था सेकंड सेम में, तो वही पैराफिन्स है, बस उसके आगे साइक्लो लगा दिया गया है। एल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा ही था, तो एल्केन्स के आगे हमने साइक्लो लगा रखा है, इसलिए एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन होता है, इसलिए साइक्लो पैराफिन्स। इसके बाद दीज आर sp3, इसका ऐसे बोलते हैं, कार्बन्स इन these structure are sp3 hybridized। तो जो इसके अंदर कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। इसके बाद हमें पता है जब दो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं तो उनका एंगल कितना होता है, 109.8 के समथिंग ही होता है, आसपास होता है, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में नॉर्मल कोई भी एल्केन लेंगे, उसके आगे साइक्लो लगा देंगे, तो कम से कम कुछ भी नहीं तो 3 कार्बन चाहिए होते हैं हमें साइक्लोएल्केन बनाने के लिए। जैसे हम अगर 3 कार्बन का ले लें तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से और भी बना सकते हैं हम साइक्लोब्यूटेन, ये हो गया तुम साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, सॉरी ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनका जो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है, CnH2n। हालांकि हम जानते हैं ये एल्कीन्स का होता है, लेकिन स्टिल साइक्लोएल्केन का भी यही होता है, क्योंकि इसका जो लास्ट फ्री हाइड्रोजन होता है वो आपस में बॉन्ड बना लेता है। लास्ट के 2 कार्बन, फर्स्ट एंड वाला कार्बन और लास्ट वाला कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं। इसीलिए इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो एल्कीन के सिमिलर होता है। इसके बाद देखते हैं इनका नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। नॉमेनक्लेचर एज इट इज सेम होगा जैसे अभी तक हम हाइड्रोकार्बन्स का करते हुए आए थे, बस एक वर्ड प्रीफिक्स इससे पहले लग जाएगा। तो सेम एज एल्केन्स बट a prefix cyclo is used, ठीक है। साइक्लो वर्ड एक साइक्लो प्रीफिक्स नाम के पहले लग जाएगा। जैसे हम देखते हैं नॉर्मल प्रोपेन है, ये हमारा 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है कार्बन एल्केन का। अब ये साइक्लिक है तो
नॉर्मल प्रोपेन ही नाम है इसका, बस नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। इसी तरीके से साइक्लोब्यूटेन एंड सो ऑन। ठीक है। दूसरा रूल क्या कहता है इसमें, दूसरा रूल कहता है कि जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आएगा, जैसा कि हम पहले ही पढ़ते हुए हैं कि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर रिंग पे आएगा तो फिर क्या करेंगे, हम उसको सबसे कम से कम नंबर मिले उस हिसाब से इसकी नंबरिंग करते हैं। जैसे हमने ले लिया ये 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे तुम्हारा जुड़ गया है Cl। ठीक है। तो हम नेमिंग जो स्टार्ट करेंगे वो यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है। इसके बाद अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, एक हमने Cl लगा दिया और एक साइड लगा दिया हमने इथेन। ठीक है। अब हमने प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ रखा है तो उस हिसाब से हमें पता है हेलोजन की प्रायोरिटी सबसे कम होती है, तो यहाँ पे हम प्रायोरिटी ऑर्डर से याद रखेंगे। तो हमें नॉर्मल एल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हेलोजन ग्रुप, तो हम प्रायोरिटी इसको देंगे, इसका नाम 1। इसको इसके पास जो कार्बन का नंबरिंग होनी है वो इसके पास कम होनी चाहिए, तो 1 2 3 4। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इसका नाम कैसा आएगा, तो 1 इथाइल हो गया, 2 क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। इसका एक आध एग्जांपल्स और देखते हैं नाम नेमिंग के। तो जैसे ये हमारा पता है साइक्लोप्रोपेन हो गया, इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा दिया, कार्बन है, तो यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है। तो ये हमें पता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। ठीक है। तो नाम एज इट इज जाएगा सिंपल सा, आइसोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। इसके बाद और अलग अलग एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूएंट चेन है वो साइक्लिक ग्रुप से ज्यादा है तो साइक्लिक ग्रुप की नेमिंग एज अ प्रीफिक्स होगी। जैसे ये तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन हो गया और यहाँ पे हमने लगा दिया C5H11। ठीक है। तो हमें पता है ये चेन लंबी हो गई कार्बन की, तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपेन था, हमें पता है ये अल्काइल ग्रुप है, साइक्लोप्रोपेन था, वहां से हमने एन हटाया और आइल लग गया, तो ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल। उसका इसका नॉर्मल नेम क्या होगा, C5H12 का पेंटेन, तो ये हो गया हमारा साइक्लोप्रोपाइल पेंटेन। इसके बाद और क्या देख सकते हैं, ये हमारा एक साइक्लोपेंटेन है, यहाँ पे मैंने आई लगा दिया, मतलब आयोडीन लगा दिया, और यहाँ पे एक तुम्हारा C2H5 है, दूसरा भी C2H5 भी है। ठीक है। तो अब यहाँ पे नेमिंग किस हिसाब से होगी, हमें पता है इसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, तो इसके पास से नंबरिंग कम करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो दोनों का सम कितना हो रहा है, 1 + 4 5 हो रहा है। तो हम एक तो ये होगा इस तरह से कर सकते हैं और दूसरा हम इस तरह से कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 + 3 4 हो रहा है, पीछे 5 हो रहा था, तो ये वाली नेमिंग हमारी सही है। जो एडिशन होने के बाद सम आना चाहिए वो भी कम होना चाहिए। तो देखते हैं इसका नाम क्या होगा, 1,1 डाइथाइल 3 आइडो साइक्लोपेंटेन। ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमें 4 तरीके पढ़ने हैं जिससे हम इसको साइक्लोएल्केन को तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला है डाइहाइड्रोजन कंपाउंड से, उसके बाद कैल्शियम बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट फिर ईस्टर ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम डाइहाइड्रोजन कंपाउंड से।
तो जब हम डाई हाइड्रोजन कंपाउंड, कोई भी डाई हाइड्रोजन कंपाउंड ले लेते हैं, जैसे मैंने प्रोपेन ले लिया, ठीक है। अब मैंने बोला डाई हाइड्रोजन मतलब 2 कार्बन एटम पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे BRO है, यहाँ पे भी BR है। इसको हम या तो जिंक के साथ या फिर सोडियम के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है। किसके प्रेजेंस में? अल्कोहल के प्रेजेंस में। यहाँ हमने ले लिया इथेनॉल, तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेंगे और Na के साथ चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, हमारा साइक्लोएल्केन बन जाएगा। जैसे ये हो गया इसका साइक्लोएल्केन का प्रिपरेशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या कह रहा है, कैल्शियम बेरियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम कोई सा भी एक सॉल्ट बना लेते हैं, जैसे हमने एडिपिक एसिड बनाया, तो एडिपिक एसिड बनाया, इसको बगल में लिख देते हैं COO, ये हमारा हो गया एडिपिक एसिड। इसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे। हीट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। जब साइक्लोपेंटेनॉल बन गया हमारा, तो इसका इजीली रिडक्शन करा देंगे क्लेमेसन रिडक्शन से। तो उसमें क्या करते हैं हम, जिंक और मर्क्यूरी के साथ HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं। इसको जिंक या मर्क्यूरी के साथ HCl से रिएक्ट कराते हैं, तो वहां पे हमारा नॉर्मल क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। ये बन गया हमारा साइक्लोपेंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम एस्टर्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसमें हम एस्टर लेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर लेंगे, उसके बाद उसको ट्रीट कराएंगे सोडियम इथेनॉइड के साथ, और उसका हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा साइक्लो ईस्टर ही बनेगा, ये भी साइक्लोबीटा ईस्टर बनेगा। उसके बाद हम उसका डीकार्बोक्सिलेशन करा के साइक्लोकीटोन लेंगे, उसके बाद उसका हम सेम वही क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, क्लेमेंसन रिडक्शन कराएंगे, उससे हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्केन बन जाएगा। ये हो गया हमारा साइक्लोएल्केन, ठीक है। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आपको ऑप्शनल चाहिए होगा तो हम पांचवा भी एक पांचवा तरीका है डायल्डर रिएक्शन, उससे भी कर लेंगे। तो पहले हम ये 4 करते हैं, उसके बाद फिर पांचवा देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो हमने यहाँ पे ले लिया बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने किसके साथ कराया, यहाँ पे हमें हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करानी है। तो बेंजीन को हमने कराया हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। यहाँ जो निकल होता है उसको हम रेने निकल क्यों कहते हैं, रेने निकल कहते हैं। रेने निकल क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये ग्राइंड पार्टिकल्स होते हैं निकल के, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स कर देते हैं हम निकल के। तो ये एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, और प्रेशर अच्छा खासा हम प्रेशर देते हैं। तो हमारे जो 3 डबल बॉन्ड तोड़ने हमें, तो इसलिए हम 3 मोल हाइड्रोजन का यूज करेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पे हमें मिल गया साइक्लोएल्केन। इसके बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन है जो हमने इसमें नहीं कर रखी, उसका नाम है डायएल्डर रिएक्शन। तो डायएल्डर रिएक्शन हमने सेकंड सेम में करी थी। तो उसमें क्या होता है, डायएल्डर रिएक्शन से भी हम साइक्लोएल्केन बना सकते हैं। डायएल्डर रिएक्शन में क्या होता है, हमें कॉन्जुगेटेड डाइल लेना होता है, उसके बाद एक एल्कीन लेना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, 4+2 रिएक्शन भी कहते हैं, याद होगा आप लोग को। तो 4+2 रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें पहला हमारा बनता है नॉर्मल, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा साइक्लोएल्कीन बन जाएगा, ठीक है। साइक्लोएल्कीन का फिर से हमें सेम वही, एल्कीन तो बन ही गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करा देंगे आराम से, H2 के साथ रिएक्ट करेंगे, सेम वही निकल के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोएल्केन। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, हमारा साइक्लोहेक्सेन बन गया, ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, ये हो गया हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। इसका नेक्स्ट टॉपिक था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट देखते हैं। तो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन होता है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, ये
ये दोनों गैसेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने भी होते हैं वो सब लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमें पता है ये ऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही, नॉन पोलर है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही डिसॉल्व होगा। तो ये किस किस के अंदर डिसॉल्व हो सकता है? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे तुम्हारा बेंजीन हो गया, ठीक है, और एटसेट्रा, बहुत सारे होते हैं। उसके बाद डेंसिटी की बात करें तो, डेंसिटी की बात करें तो ज्यादा डेंसर होते हैं वाटर के मुकाबले, तो वाटर के मुकाबले लाइटर होते हैं ये, डेंसिटी इनकी वाटर के मुकाबले कम होती है। लास्ट पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे हम मॉलिक्यूलर साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ग्रेजुअल इंक्रीज आता है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज विद राइज इन मॉलिक्यूलर साइज। तो बस यही 4 फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी थी। इसका नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी किसने दी थी? हमारे एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था एडोल्फ वॉन बेयर, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी कब दी थी? 1885 में। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज से भी मिला था। कब मिला था? 1905 में, ठीक है। ये डेट्स वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इन्होंने क्या बताया था इस थ्योरी में? इन्होंने बताया था कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है किसी भी साइक्लो कंपाउंड की, साइक्लो एल्केन की, वो एंगल स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। अब एंगल स्ट्रेन किस बला का नाम है? ये नई शब्द क्या है? तो इन्होंने क्या बताया था? इट स्टेट्स दैट स्टेबिलिटी ऑफ cycloalkane depends upon एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन के बारे में देखते हैं। एंगल स्ट्रेन अब समझते हैं। पहले कोई भी हमारा साइक्लो कंपाउंड होगा, जैसे हमने यहाँ ले लिया साइक्लोप्रोपेन, तो हमें पता है ये 2 सिग्मा बॉन्ड से बना हुआ है, मतलब तीनों इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं है। सिग्मा बॉन्ड है तो मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो हमें पता है जब 2 सिग्मा बॉन्ड के बीच में एंगल होता है, जो नॉर्मल एंगल होता है वो होता है 109.8 के आसपास होता है लगभग। लेकिन जब इसको हमने एक्चुअली देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास आया, ठीक है। तो ये जो 60 डिग्री के आसपास आया तो ये डिफरेंस हो गया। तो एंगल स्ट्रेन होता क्या है? एंगल स्ट्रेन इन दोनों का डिफरेंस को ही एंगल स्ट्रेन कहते हैं। तो इसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द डिफरेंस इन डिजायर्ड bond angle and bond angle and actual bond angle, actual bond angle मतलब जो हमारे हिसाब से 2 सिग्मा बॉन्ड के बीच में 109 होना चाहिए था, लेकिन अगर हम साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो वो आ जाता है 60 के आसपास। तो वो जो डिफरेंस आया वो होगा हमारा एंगल स्ट्रेन, जिसके कारण एंगल कंप्रेस्ड हो गया। तो एंगल स्ट्रेन को हम इस तरह लिख सकते हैं, डिजायर्ड एंगल माइनस एक्चुअल एंगल। तो अलग अलग साइक्लोएल्केन के अलग अलग एंगल स्ट्रेन होते हैं। जैसे हम बात करें
साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का जो डिजायर्ड बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109.8। ये तो सभी का होगा क्योंकि दो सब में ही हमारे दो सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका एक्चुअल जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 60 आ जाता है। तो एंगल स्ट्रेन इसमें कितना आया, एंगल स्ट्रेन आया अप्रोक्सीमेटली 49 के आसपास का। तो ये जो एंगल स्ट्रेन हुआ, ये जो डिफरेंस हुआ यही हुआ एंगल स्ट्रेन। इसके बाद बात करें साइक्लोब्यूटेन की, तो डिजायर्ड एंगल तो सेम ही रहेगा। इसमें जो आता है वो अप्रोक्सीमेटली 90 आ जाता है। तो इसमें जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 19 का। तो ये डिफरेंस सब में अलग अलग लाई करता है। जैसे हम बात करें साइक्लोपेंटेन, देन हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सबकी देख के चलते, सब में डिजायर्ड एंगल तो हमारा 109.8 के आसपास ही होगा। ठीक है, इसका आता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 80। तो इसका डिफरेंस जो है 80 नहीं आता, इसका आता है 108 के आसपास, 108। तो इसका एंगल स्ट्रेन कितना आया, सबसे कम 1। उसके बाद आता है आपका साइक्लोहेक्सेन, इसका अप्रोक्सीमेटली जो डिजायर्ड एंगल आता है वो 130 मतलब 11। तो एंगल स्ट्रेन के हिसाब से हमें इनकी स्टेबिलिटी देखेंगे, तो उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एंगल स्ट्रेन और स्टेबिलिटी में रिलेशन क्या है। तो जो स्टेबिलिटी में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह से है, ग्रेटर द एंगल स्ट्रेन lesser will be the stability। अगर एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो हमारी स्टेबिलिटी कम होगी, कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है मतलब इजीली रिएक्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारे बेयर बाबा के हिसाब से हमारी जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया वो क्या आया, सबसे कम एंगल स्ट्रेन इसमें मतलब सबसे जो स्टेबल होना चाहिए वो साइक्लोपेंटेन 5 कार्बन वाला होना चाहिए। उसके बाद साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए था, उसके बाद ब्यूटेन होना चाहिए था, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन होना चाहिए था। लेकिन और जब हमने एक्सपेरिमेंटली देखा तो ऐसा नहीं आया। तो यही इनकी एक लिमिटेशन हो गई। जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव आया वो हमारा कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आया कि सबसे ज्यादा स्टेबल साइक्लोहेक्सेन होता है, फिर साइक्लोपेंटेन होता है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन, देन साइक्लोप्रोपेन। तो ऐसा क्यों होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी थी मोस्ट थ्योरी, और एक थ्योरी और थी हमारी बनाना बॉन्ड थ्योरी। तो इन दो थ्योरी में हम देखेंगे कि ये जो एक्चुअल ऑर्डर आया ये क्यों आया है। अब इनके देखते हैं हम लिमिटेशंस। तो जो लिमिटेशंस है बेयर बाबा की, जो लिमिटेशंस है बेयर स्टोक्स थ्योरी की, तो सबसे पहले तो ये जो हमारे स्ट्रेन इफेक्ट था वो एप्लीकेबल नहीं था। किसके लिए? एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर साइक्लोएल्केन, लार्जर साइक्लोएल्केन लिखते हैं, लार्जर साइक्लोएल्केन। क्यों नहीं था? क्योंकि अभी हमने देखा साइक्लोहेक्सेन में जो था, जो स्ट्रेन आ रहा था वो नेगेटिव आ रहा था। जैसे हमने देखा साइक्लोएल्केन की बात करें, हम साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन का जो डिजायर्ड एंगल है वो 109 के आसपास होता है, और जो एक्चुअल एंगल आया वो 120 आया। तो ये ज्यादा जा रहा है, तो एंगल स्ट्रेन नेगेटिव में आ रहा है, -11 के आसपास आ रहा है। इसी कारण ये एप्लीकेबल नहीं था लार्जर रिंग सिस्टम के लिए, लार्जर साइक्लोएल्केन्स के लिए। और नेक्स्ट जो हमने अभी देख ही लिया कि ये किस लिए कहाँ इनकी गलती आई थी, कि इन्होंने बताया था कि साइक्लोपेंटेन जो है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्सेन। लेकिन प्रैक्टिकली जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू साइक्लोब्यूटेन।
मतलब साइक्लोहेक्सेन is more stable than cyclobutane, but Bayer's strain theory is not applicable to explain it. तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है हमारे लिए, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।